हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANI1 एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस इन ब्रीफ द ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एंथ्रोपोलॉजी के मेन ब्रांचेस बताने हैं और उनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है। मतलब हमें ये समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजी जो इंसान का स्टडी करती है उस अलग अलग फील्ड्स में कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल ब्रांचेस। हर ब्रांच का स्कोप और इम्पोर्टेंस शॉर्ट में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो इंसान के ओरिजिन, डेवलपमेंट, बिहेवियर और कल्चर का स्टडी करती है। यह वर्ड ग्रीक शब्दों से बना है, एंथ्रोपस ह्यूमन और लोगोस स्टडी। इसका मेन एम है ह्यूमंस के बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट्स को समझना, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट। इसी वजह से एंथ्रोपोलॉजी को कुछ मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: सोशल, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। मेन बॉडी। 1. सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यह ब्रांच ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर का स्टडी करती है, जैसे कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम। इसका में फोकस होता है समाज का स्ट्रक्चर और लोगों के बिहेवियर को समझना। एग्जाम्पल, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन के स्टडीज इस फील्ड में बहुत फेमस है। मालिनोव्स्की ने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के रिचुअल्स और कस्टम्स का स्टडी किया था। आज के टाइम में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ग्लोबलाइजेशन, जेंडर और अर्बन लाइफ पर भी फोकस करती है। 2. फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इस ब्रांच में ह्यूमन एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और फिजिकल डिफरेंसेस का स्टडी होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स फॉसिल्स और बोन्स को स्टडी करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस, लूसी का डिस्कवरी ह्यूमन एवोल्यूशन समझने में हेल्पफुल है। इसके सबफील्ड्स हैं फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी और ह्यूमन जेनेटिक्स। 3. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इस ब्रांच का काम है पुरानी सिविलाइजेशंस और कल्चर्स को स्टडी करना थ्रू मटेरियल रिमेन्स जैसे टूल्स, पॉटरी और मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सकवेशन और डेटिंग मेथड से पास्ट सोसाइटीज के लाइफस्टाइल और डेवलपमेंट को समझते हैं। एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स ने हमें एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताया। ये ब्रांच हमें ह्यूमन प्रोग्रेस और कल्चरल ग्रोथ का हिस्ट्री दिखाती है। 4. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का स्टडी करती है, क्योंकि लैंग्वेज एक कल्चर का मेन पार्ट है। इसमें यह देखा जाता है कि लैंग्वेज कैसे सोच और सोशल रिलेशंस को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, सपीर-हॉफ हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हमारे रियलिटी को शेप करती है। आज के समय में लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का भी स्टडी करते हैं। कंक्लूजन। एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है जो ह्यूमंस को हर एंगल से समझने की कोशिश करती है: बायोलॉजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल। हर ब्रांच का अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन है जो मिलकर हमें इंसानियत का पूरा पिक्चर दिखाता है। ये ब्रांचेस हमें बताती हैं कि हम कैसे इवॉल्व हुए और समाज के तौर पर कैसे बढ़े। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, डिफाइन एंड डिस्कस इंटरव्यू एज अ मेथड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंटरव्यू के मीनिंग और उसके मेथड के बारे में डिटेल में लिखना है। हमें बताना है कि इंटरव्यू क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उस कैसे कंडक्ट किया जाता है और उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है। साथ ही एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड वर्क में इसका इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है डेटा कलेक्ट करने के लिए, खासकर सोशल और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होती है, जिससे उनके एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और ओपिनियंस समझने में मदद मिलती है। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क में ये मेथड सबसे इफेक्टिव माना जाता है।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे मैलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने पर्सनल कॉन्टैक्ट और कॉन्वर्सेशन के इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर दिया था। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक कॉन्वर्सेशन जिसका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन लेना। गुड और हट 1952 कहते हैं, इंटरव्यू एक वर्बल एक्सचेंज है जहां इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स के जरिए लोगों के विचार, एटीट्यूड और बिहेवियर समझे जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में ये मेथड ऑब्जर्वेशन को समझने और कंफर्म करने में मदद करता है। 2. टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। ए. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस पहले से रेडी होते हैं और उन्हें सेम ऑर्डर में पूछा जाता है। ये मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, सेंसस सर्वे या स्टैंडर्डाइज्ड स्टडी। बी. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यूअर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने की। क्वालिटेटिव और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेथड बेस्ट है। एग्जाम्पल, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ फ्री डिस्कशन ड्यूरिंग फील्ड वर्क। सी. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं पर बातचीत नेचुरल फ्लो में होती है। एग्जाम्पल, केस स्टडी रिसर्च। डी. फोकस ग्रुप इंटरव्यू। एक ग्रुप के लोगों के साथ किया जाता है ताकि उनके कॉमन व्यूज और नॉर्म्स समझे जा सकें। ए. की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू। ऐसे लोगों के साथ लिया जाता है जिनके पास कम्युनिटी के बारे में स्पेशल नॉलेज होता है, जैसे विलेज हेड या एल्डर। 3. प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। ए. प्रेपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो, क्वेश्चंस रेडी करो और रिस्पोंडेंट्स सेलेक्ट करो। बी. रैपो बनाना। रिस्पोंडेंट के साथ कंफर्ट और ट्रस्ट डेवलप करो। स्टडी का पर्पस क्लियरली समझाओ। सी. कॉन्डक्ट करना। क्वेश्चंस पोलाइटली पूछो, ध्यान से सुनो। बायस या लीडिंग क्वेश्चन से बचो। रिस्पॉन्सेज नोट करो या रिकॉर्ड करो। डी. रिकॉर्डिंग और एनालिसिस। रिस्पॉन्सेज लिखो या रिकॉर्ड करो, परमिशन के साथ। डेटा एनालाइज करके मेन थीम्स आइडेंटिफाई करो। 4. एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू मेथड। एडवांटेजेस। डीप और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन पॉसिबल होती है। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन समझने में मदद मिलती है। अलिटरेट रिस्पोंडेंट से भी डाटा कलेक्ट हो सकता है। रिसर्चर और कम्युनिटी के बीच ट्रस्ट बनता है। लिमिटेशंस। बहुत टाइम लगता है और ट्रेंड इंटरव्यूअर चाहिए होता है। इंटरव्यूअर बायस हो सकता है। ऑब्जेक्टिविटी कभी कभी कम हो जाती है। सैंपल छोटा होने के कारण जनरलाइजेशन मुश्किल होता है। रिस्पोंडेंट कभी सच्चाई हाइड भी सकता है। 5. Importance of interview in anthropological research. इंटरव्यू एथनोग्राफिक फील्ड वर्क का कोर पार्ट है। ये रिसर्चर को एमिक पर्सपेक्टिव यानी लोग अपनी कल्चर को कैसे देखते हैं समझने में मदद करता है। ऑब्जर्वेशन के साथ मिलकर ये एक होलिस्टिक पिक्चर देता है। एग्जाम्पल, मैलिनोव्स्की ने ट्रोब्रियन आइलैंड्स में किनशिप और ट्रेड समझने के लिए इंटरव्यूज का यूज किया था। कंक्लूजन, इंटरव्यू मेथड एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का एक एसेंशियल टूल है। ये रिसर्चर को लोगों के विचारों, सामाजिक संबंधों और कल्चरल प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली समझने का मौका देता है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा के लिए ये मेथड बहुत हाई वैल्यूएबल है। जब इससे केयरफुली यूज किया जाता है तो ये रिसर्चर और कम्युनिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Describe the techniques involved in defining a research problem. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक रिसर्चर कैसे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करता है। इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स और टेक्निक्स यूज होती है, जैसे लिटरेचर रिव्यू, एक्सपर्ट से डिस्कशन, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना और फीजिबिलिटी चेक करना, अन सबको डिटेल में समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत, सवाल या नॉलेज गैप होती है जिसको रिसर्चर अपने स्टडी के थ्रू सॉल्व करना चाहता है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन नहीं की गई तो पूरा रिसर्च गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए प्रॉब्लम को डिफाइन करना रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस प्रोसेस में कई टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिससे टॉपिक को क्लियर और फोकस्ड बनाया जा सके। मेन बॉडी। 1. रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सबसे पहला स्टेप होता है एग्जिस्टिंग रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू करना। इससे रिसर्चर को समझ आता है कि इस टॉपिक पर पहले क्या क्या स्टडीज हो चुकी है। इससे डुप्लीकेट काम से बचा जा सकता है और नए रिसर्च गैप मिलते हैं। जैसे अगर आप ट्राइबल हेल्थ पर स्टडी कर रहे हो
तो पहले के स्टडीज पढ़कर आपको पता चलेगा कि किन एरियाज पर और काम की जरूरत है। लिटरेचर रिव्यू एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है। 2. डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स एंड पीयर्स। एक्सपर्ट्स और पीयर्स के साथ डिस्कशन करना भी एक यूजफुल टेक्निक है। डिस्कशन से नए आइडियाज मिलते हैं और प्रॉब्लम को रिफाइन करने में मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर रिसर्च करना ज्यादा रेलेवेंट और फीजिबल है। पीयर्स से बात करने से भी टॉपिक का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ आता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड एक्सपर्ट से बात करने पर आपको पता चल सकता है कि कौन सी कम्युनिटी या इशू पर रिसर्च करना पॉसिबल है। 3. थियोरेटिकल ओरिएंटेशन और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना भी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए जरूरी है। थियरीज एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती हैं जिससे प्रॉब्लम को एनालाइज किया जा सकता है। इससे वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। जैसे अगर आप सोशल इनइक्वालिटी पर स्टडी कर रहे हो तो मार्क्सिज्म या फंक्शनलिज्म जैसे थियरी से आप अपनी प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हो। थियोरेटिकल बेस्ड रिसर्च को एकेडमिक डेप्थ देता है। 4. ऑब्जर्वेशन और फील्ड एक्सपीरियंस। रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने में ऑब्जर्वेशन और फील्ड एक्सपीरियंस भी बहुत यूजफुल होता है। जब रिसर्चर ग्राउंड पे जाके ऑब्जर्व करता है तो उससे रियल लाइफ प्रॉब्लम समझ आती है। पायलट स्टडी या स्मॉल सर्वे करने से भी टॉपिक को नारो डाउन किया जा सकता है। जैसे फील्ड वर्क के दौरान अगर रिसर्चर देखता है कि किसी ट्राइब में माइग्रेशन या हेल्थ इश्यूज कॉमन है तो वही उसका रिसर्च प्रॉब्लम बन सकता है। 5. फीजिबिलिटी एनालिसिस। रिसर्च प्रॉब्लम फीजिबल भी होनी चाहिए, मतलब टाइम, डाटा और रिसोर्सेज के अंदर पॉसिबल होनी चाहिए। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या डाटा अवेलेबल है और क्या आपके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है। एथिकल और फाइनेंशियल लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे बिना फंडिंग के एक ग्लोबल एथनोग्राफिक स्टडी करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। 6. प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। सभी एनालिसिस के बाद रिसर्चर को अपनी प्रॉब्लम क्लियर और स्पेसिफिक टर्म्स में लिखनी होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिसाइज और रिसर्चेबल होनी चाहिए। ब्रॉड या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट से रिसर्च डायरेक्शन लूज कर सकता है। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया के बजाय एन एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस अमंग ट्राइबल वुमेन इन मिजोरम एक बेटर डिफाइंड प्रॉब्लम है। कंक्लूजन। आखिर में, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना हर साइंटिफिक रिसर्च का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। लिटरेचर रिव्यू, एक्सपर्ट डिस्कशन, थियरी बिल्डिंग, ऑब्जर्वेशन और फीजिबिलिटी एनालिसिस जैसे टेक्निक्स से एक फोकस्ड और रिसर्चेबल प्रॉब्लम तैयार होती है। एक सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरे रिसर्च प्रोसेस को सही दिशा देती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Explain anthropology as natural and social science. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एंथ्रोपोलॉजी को नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों क्यों कहा जाता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये सब्जेक्ट इंसान को बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों एंगल से कैसे स्टडी करता है और दोनों साइंसेस के मेथड्स कैसे उस करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजी इंसानों की साइंटिफिक स्टडी है, उनके इवोल्यूशन, बिहेवियर और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरल और सोशल साइंसेस के बीच का ब्रिज बनाता है। नेचुरल साइंस के तौर पर ये ह्यूमन बायोलॉजी और इवोल्यूशन को समझता है और सोशल साइंस के रूप में ये कल्चर, सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है। E.B. टायलर और फ्रांस बोअस जैसे थिंकर्स ने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है जो इंसान को बायोलॉजिकल और सोशल दोनों कॉन्टेक्स्ट में समझती है। मेन बॉडी। 1. एंथ्रोपोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी को नेचुरल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसान के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करती है। इसके सबफील्ड्स हैं फिजिकल, बायोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, पैलियो-एंथ्रोपोलॉजी और प्राइमेटोलॉजी। यह ब्रांचेस ह्यूमन एवोल्यूशन, फॉसिल्स और जेनेटिक वेरिएशंस पर काम करती है। एग्जाम्पल्स। होमिनिड फॉसिल्स का स्टडी ह्यूमन एवोल्यूशन को ट्रेस करता है। ह्यूमन जेनेटिक्स और ब्लड ग्रुप वेरिएशंस एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन को दिखाते हैं। साइंटिफिक मेथड्स। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन जैसे साइंटिफिक टूल्स यूज होते हैं। कार्बन डेटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग और ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस जैसे टेक्निक्स से डेटा वेरीफाई किया जाता है। 2. एंथ्रोपोलॉजी एज अ सोशल साइंस।
एंथ्रोपोलॉजी एक सोशल साइंस भी है क्योंकि ये इंसान के सोशल लाइफ और कल्चर को स्टडी करती है। इसके सब फील्ड्स हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी किनशिप, रिलीजन और इकोनॉमिक सिस्टम्स पर फोकस करती है, जबकि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशंस और बिलीफ्स पर। एग्जाम्पल्स: ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की ने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स पर स्टडी करके उनके किनशिप और ट्रेड सिस्टम समझे। मार्गरेट मीड ने सामोआ में कल्चर और पर्सनैलिटी के रिलेशन पर काम किया। मेथड्स: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज जैसे क्वालिटेटिव मेथड्स यूज होते हैं। डाटा को समझने और इंटरप्रेट करने पर फोकस होता है, मेजरमेंट पर नहीं। 3. इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। एंथ्रोपोलॉजी दोनों साइंसेस को इंटीग्रेट करती है, बायोलॉजिकल और कल्चरल। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एवोल्यूशन स्टडी करते हैं तो वो बोन्स के साथ साथ बिहेवियर और कल्चर भी एनालाइज करते हैं। बायोकल्चरल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताता है कि बायोलॉजी और कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल: लैक्टोज टॉलरेंस का डेवलपमेंट एक बायोकल्चरल एग्जाम्पल है। डेयरी फार्मिंग के कल्चरल प्रैक्टिस ने बायोलॉजिकल अडेप्टेशन को बढ़ावा दिया। इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी जेनेटिक और सोशल दोनों डाटा का यूज करती है। थिंकर्स: लेस्ली व्हाइट ने कल्चर को एक नेचुरल इवॉल्विंग सिस्टम माना। जूलियन स्ट्यूअर्ट ने कल्चरल इकोलॉजी थियरी दी, जिसमें एनवायरनमेंट और सोसाइटी के रिलेशन को साइंटिफिक तरीके से समझाया गया। 4. रिसर्च मेथड्स लिंकिंग बोथ साइंसेस। एंथ्रोपोलॉजी में साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, सर्वेज और क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, एथनोग्राफी मेथड्स दोनों का उस होता है। कंपैरेटिव मेथड अलग अलग सोसाइटीज और स्पीशीज के कंपैरिजन से दोनों साइंसेस को जोड़ता है। एग्जाम्पल: मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिजीज और हेल्थ का स्टडी बायोलॉजिकल डाटा और कल्चरल बिलीफ्स दोनों के बेस पर होता है। कंक्लूजन: एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है जो नेचुरल और सोशल साइंसेस दोनों के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करती है। ये इंसान को एक बायोलॉजिकल बीइंग और एक सोशल बीइंग दोनों के रूप में समझती है। इसी वजह से ये सब्जेक्ट साइंटिफिक भी है और ह्यूमनिस्टिक भी। इसका डुअल अप्रोच हमें पूरी तरह से इंसानियत को समझने में मदद करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Define and differentiate between any two of the following. 1. Cross-sectional research design and longitudinal research design. 2. Histogram and bar diagram. 3. Genealogy and pedigree. 4. National sample survey and census. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 पेयर्स में से कोई 2 पेयर्स चुनकर उनके डेफिनेशन लिखने हैं और फिर डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। हमें ये बताना है कि दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, कैसे काम करते हैं और उनके बीच में क्या अंतर है। एग्जाम्पल्स देने से आंसर और क्लियर होता है। आंसर: इंट्रोडक्शन। रिसर्च और डाटा एनालिसिस में अलग अलग डिजाइन्स और डायग्राम्स का उस होता है ताकि हम रिजल्ट्स को समझ सकें। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन रिसर्च के मेथड्स हैं, जबकि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम डाटा को दिखाने के ग्राफिकल टूल्स हैं। इस आंसर में हम दोनों पेयर्स के मीनिंग और डिफरेंस समझेंगे, जो रिसर्च और एनालिसिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी: ए. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन vs लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। मीनिंग एंड डेफिनेशन: क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन ये एक ऐसा डिजाइन है जिसमें एक समय पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे एक स्नैपशॉट मिलता है कि किसी ग्रुप में क्या कंडीशन है। एग्जाम्पल: एक ही टाइम पर अलग एज ग्रुप के बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल देखना। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन: इस डिजाइन में सेम ग्रुप या इंडिविजुअल्स को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है ताकि उनके चेंजेस समझे जा सकें। एग्जाम्पल: 10 इयर्स तक एक ग्रुप के लोगों के हेल्थ चेंजेस देखना। नेचर ऑफ स्टडी: क्रॉस सेक्शनल ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है और ग्रुप्स के बीच डिफरेंस दिखाता है। लॉन्गिट्यूडिनल ज्यादा एनालिटिकल होता है और एक ही ग्रुप के अंदर टाइम के साथ चेंजेस दिखाता है। टाइम फ्रेम और डाटा कलेक्शन: क्रॉस सेक्शनल डाटा एक बार कलेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म स्टडी: लॉन्गिट्यूडिनल डाटा बार बार कलेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म स्टडी: एडवांटेजेस और लिमिटेशंस: क्रॉस सेक्शनल फास्ट और चीप होता है लेकिन कॉज इफेक्ट नहीं दिखाता। लॉन्गिट्यूडिनल डीप एनालिसिस देता है लेकिन टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। बी. हिस्टोग्राम वर्सेस बार डायग्राम। मीनिंग एंड डेफिनेशन: हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल चार्ट होता है जो कंटिन्यूअस डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इसमें बर्स एक दूसरे को टच करते हैं।
एग्जाम्पल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिलीज। बार डायग्राम। बार डायग्राम डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है। इसमें बर्स के बीच स्पेस होता है। एग्जाम्पल, डिफरेंट कोर्सेज में स्टूडेंट्स की संख्या। स्ट्रक्चर और अपीयरेंस। हिस्टोग्राम में बर्स टच करते हैं क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस है। बार डायग्राम में बर्स अलग अलग होते हैं क्योंकि कैटेगरीज अलग होती है। टाइप ऑफ डेटा। हिस्टोग्राम, कंटिन्यूअस डेटा। बार डायग्राम, डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल डेटा। पर्पस और इंटरप्रिटेशन। हिस्टोग्राम डाटा का पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। बार डायग्राम अलग अलग कैटेगरीज के कंपैरिजन दिखाता है। कंक्लूजन, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन्स रिसर्च प्लानिंग में मदद करते हैं, जबकि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम डाटा को समझने में। दोनों टाइप्स अपने अपने पर्पस के लिए यूजफुल है। अगर रिसर्चर को क्लियर आइडिया हो कि कौन सा डिजाइन या डायग्राम कब उस करना है, तो रिसर्च और एनालिसिस दोनों बेहतर हो जाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।